मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर डर मुझे भी लगा, फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। इन सुवर्ण शब्दों को चरितार्थ करने वाला अदम्य व्यक्तित्व यानी हेमराज शाह। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सैकड़ों गतिविधियों के आयोजक हेमराज शाह, जो जन्म से तो कच्ची गुजराती है मगर कर्म से संपूर्ण मराठी मानुस है। वे मुंबई को अपने दिल में रखते हैं और मातृभूमि कच्छ, गुजरात उनकी धड़कन है। हेमराज भाई का जन्म 22 मार्च 1941 के दिन कच्छ के सामकशाली में हुआ। दुर्भाग्यवश आयु के प्रथम वर्ष में ही उनके ऊपर से माता पिता का साया हट गया। बड़े भाई बहनों ने बालक हेमराज को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। माँ बाप હતા નહીં, નાના હતા, ભણાવ્યા ગણાવે ને પછી લઈ આવ્યા મામુ। ભાઈઓ આયા એટલે આવ્યા। सिर्फ 6 वर्ष की आयु में मुंबई आए हेमराज ने चौथी कक्षा तक महापालिका स्कूल, 8वीं कक्षा तक सेंट्रल स्कूल और एसएससी तक की पढ़ाई माटुंगा बोर्डिंग स्कूल में की। सेंट्रल स्कूल में 80% छात्र गरीब परिवारों से थे। उन्होंने गरीब छात्रों के उत्कर्ष के लिए नोवेल्टी टॉकीज में फिल्म संगम का एक चैरिटी शो आयोजित किया, जिसकी आय से उनके गरीब सहाध्यायियों को शैक्षणिक सहायता मिली। हमारे ग्रांट रोड सेंट्रल हाई स्कूल थी, वहाँ के बच्चे बहुत गरीब आते थे पढ़ने के लिए, तो उनको कैसे हेल्प करनी चाहिए। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर से संगम के वो पहचान वाले थे, तो उनको बोला कि भाई पिक्चर दो हमें, तो उन्होंने पिक्चर दिया संगम। और थिएटर नोवेल्टी सिनेमा नया बना था उस टाइम, वो मैनेजर भी पहचान वाला था, तो उसको मैंने कहा आप हमको थिएटर दो। तो बोले किस लिए चाहिए? तो उन्होंने गरीब लोगों को मदद करने के लिए। तो उन्होंने वो पिक्चर शो दिया। मैं खाली उतना ही बोला कि जो टैक्स भरना है वो आपको गवर्नमेंट में भरना पड़ेगा, बाकी का प्रॉफिट आप ले जाओ, वांदा नहीं। और वो प्रॉफिट हमने गरीब लोगों को बांट दिया, उनके फीस में हेल्प किया, नोटबुक दिया, स्टेशनरी दिया। ये कहना सही रहेगा कि हेमराज शाह का सेवा किया जीवन यहीं से शुरू हुआ। छोटे से हेमराज ने सितारों से दोस्ती कर अंधेरी रात में आसमान को अपना बनाया। तो मुझे बड़े भाइयों ने सपोर्ट किया और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में भी एडमिशन उन्होंने दिलवाया, मगर एक शर्त थी कि वहाँ मॉर्निंग कॉलेज अटेंड करने का और दोपहर को दुकान पे बैठने का और रात को फिर खाना खा के अपना होमवर्क करने का। 1 साल हुआ, मैं एलिमेंट्री कॉमर्शियल आर्ट पास हो गया। सेकंड साल में भाई लोगों का आपस में जमा नहीं, तो वो बोले आपको अलग होना है। तो मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई तुमको शादी करना पड़ेगा और जब आप शादी कर लो तो हम लोग बाद में अलग हो सकते हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर मजबूरी थी, तो भाई लोगों को अलग होने वाला था तो करना पड़ा और मुझे कॉलेज छोड़नी पड़ी और मेरी शादी हो गई वहाँ। श्री हेमराज शाह के जीवन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों से जुड़कर सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। मुंबई में गुजराती और मराठी समुदायों के बीच समझ बढ़ाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। मुंबई आके परिचित होना है मुंबई के गुजराती से, तो सबसे पहले हेमराज भाई को याद करना ही पड़ेगा। हेमराज भाई सिर्फ मैं के आदमी नहीं, वो हम के आदमी हैं। सबको टीम वर्क के साथ काम करते हैं, वो जो रिजल्ट चाहिए वो ला के दिखाते हैं। और बेसिकली हेमराज भाई व्यापारी है, वो जानते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना और कहाँ से उसका प्रॉफिट लेना। वो टैलेंट में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे प्रॉफिट समाज को देते हैं। हेमराज शाह का संबंध गुजरात विश्वकोश ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। गुजराती भाषा, साहित्य और संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्यरत गुजरात विश्वकोश ट्रस्ट प्रतिवर्ष हेमराज शाह प्रेरित वीर नर्मद साहित्य गौरव पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार की राशि श्री हेमराज शाह से उपलब्ध हुई है और यह पुरस्कार 24 अगस्त यानी हमारे कवि वीर नर्मद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इस प्रकार यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गुजरात के कई विद्वानों को आज तक ये पुरस्कार
दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो समाज की बहुविध प्रवृत्तियों में है, वो राजकारण में भी काम करते हैं, वो पुस्तक प्रकाशन भी करते हैं, वो कई सांस्कृतिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, कई पारितोषिक देते हैं। तो ऐसी व्यक्ति आज समाज में बहुत कम मिलती है और इस कम व्यक्तियों में एक वो हमारे हेमराज भाई शाह है। मैंने मेरे फ़ोन में मेरे पिताजी का नाम पापा करके सेव नहीं किया है, मैंने उनका नाम सुपरमैन करके सेव किया है। उसका एक रीज़न यही है कि सुपरमैन वक्त पे लोगों को बचाता है, सुपरमैन लोगों को मदद करता है और स्माइल करके आगे बढ़ जाता है। तो ये हेमराज भाई की क्वालिटी है कि जो लोगों को मदद भी करते और जताते भी नहीं है। हेमराज भाई ने पारिवारिक एवं व्यावसायिक कठिनाइयों, चुनौतियों, वेदना और कष्टों से जीवन के सबक सीखे हैं। पहला दुख मुझे आया, मेरी वाइफ का डेथ हो गया उस टाइम, और दूसरा डेथ आया मेरी डॉटर को कैंसर हो गया और डेथ हो गया। तो वो दो चीज़ें गम अभी भी है। पत्रकारिता, शिक्षा, साहित्य, लेखन, राजनीति, समाज सेवा जैसे सभी क्षेत्रों में स्वर्ण पताका लहराई है। हेमराज भाई के बारे में क्या बताऊं मैं, कमाल के आदमी है, कमाल के। 60 साल से ऊपर हम लोगों की दोस्ती है, सोशल काम हो कुछ भी तो हम हेमराज भाई को बुलाते हैं, क्योंकि डिफरेंट काम हो तो वही कर सकते हैं। गुजरात के, कच्छ के, यहाँ के लोगों के, आर्टिस्टों के जो सिंगर हैं उनको एनकरेज करना, पोइट्री वाले हों और कोई सोशल काम करते हों जो लोग, उनको सबके लिए हेल्पफुल आदमी तो एक हेमराज भाई है। गुजराती भाषा हो, मराठी भाषा और हिंदी भाषा, तीनों को, पत्रकारों को, लेखकों उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया है। वो अकेले हैं जिन्होंने हर वर्ष कंपटीशन रख के सबको कुछ इनाम दिए हैं, अनुदान भी दिए हैं कि जो कोई एक संस्था, बड़ी कंपनी हो वो भी नहीं कर पाती। तो सारा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया है, इतने सालों से हम उसमें सहभागी रहे हैं। हेमराज भाई की विशेषता ये रही कि एक सामान्य प्रिंटिंग प्रेस का संचालन करने के बावजूद उन्होंने बंबई में समग्र गुजराती को इकट्ठा करके एक नया आयाम किया हुआ है, एक नया ऐसा माहौल वहां बनाया है कि जिससे महाराष्ट्र सरकार भी मानती है कि हेमराज शाह का प्रदान अद्वितीय रहा है। श्री शाह ने विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिनमें विश्व गुजराती समाज के उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र गुजराती समाज के अध्यक्ष और कच्छ शक्ति के अध्यक्ष का पद शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज्य गुजराती साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। महाराष्ट्र में हिंदी एकेडमी थी, सिंधी एकेडमी थी, उर्दू एकेडमी थी, मगर गुजराती साहित्य एकेडमी नहीं थी। वो हमने 1996 में शरद पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको रिक्वेस्ट करके महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य एकेडमी की स्थापना करवाई। पहले बजट 1 लाख था, उसके बाद वर्ष 2000 में मैं चेयरमैन बना तो मैंने 5 लाख करवाया और 5 लाख से सीधा 35 लाख तक ले गया। जिसमें नई किताब छापते थे उसके लिए 25,000 रुपये देता था। कभी कुसुमाग्रज का मराठी भाषा दिन मनवाते थे, तो ऐसे गुजराती भाषा दिन मनवाना चाहिए। इसके लिए हमने 24 अगस्त को कवि नर्मद का जन्मदिन पे गुजराती भाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव किया हमने। वो प्रस्ताव में एक मराठी लेखक, एक गुजराती लेखक को 51,000 रुपये का चेक देता था। और विश्व गुजराती भाषा दिन पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है अभी, और वो प्राइज़ हम हर साल देते रहे। उनमें अप्रिसिएशन की कमाल की कला है, स्पष्ट वक्ता है। तो वो सोसाइटी के लिए या कम्युनिटी के लिए या सिटी के लिए या देश के लिए उनके दिल में कंट्रीब्यूशन की कमाल की भावना है। तो ही इज़ काइंड ऑफ अ सनातन एंड शाश्वत मैन और एनर्जेटिक मैन। उन्होंने कभी, मैंने उनके चेहरे पे थकान नहीं देखी, उनके चेहरे पे कभी किसी के लिए कड़वाहट नहीं देखी। आप उनसे बात कभी भी करें, उनके मुंह पे इमीडिएटली लाफ्टर आ ही जाएगा, हंसी आ ही जाएगी। और ये हंसी इतनी प्रेरणादायक है कि उनको देखकर ही मैंने अपने जीवन में जो भी मोड़ लिए हैं, या राइटर बना या डायरेक्टर बना या सोशल वर्क में गया या NGO मैंने जो खोला है उसके लिए गया, जो भी काम किया है उसमें हेमराज भाई का हाथ बहुत बड़ा है। हेमराज भाई एक ऐसी व्यक्ति है जिसने ये सोच लिया कि महाराष्ट्र में रहने वाले हमारे गुजराती भाइयों,
धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज से, अपनी मातृभाषा से, अपनी संस्कृति से जुड़े रखना हो तो उनको अपने साथ लेना पड़ेगा। और इसलिए छोटी छोटी जगह में, नंदुरबार कहो, यवतमाल कहो, अकोला कहो, धुले कहो, वहाँ छोटे छोटे गुजराती समाज को उन्होंने बहुत सारी मदद की। हेमराज भाई ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आदि महामानवों के जीवन पर किताबें लिखी हैं। उन्होंने 75 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया है। महाराष्ट्र में बृहद मुंबई गुजराती समाज की मैंने यहाँ स्थापना करवाई ईयर 1980 में। वो गुजराती समाज की स्थापना के साथ साथ 139 संस्थाएं, ज्ञाति संस्थाएं हमारे मेंबर बनी और लाइफ मेंबर बने, पैटर्न मेंबर बने। ऐसे करके गुजराती समाज की स्थापना करी। उस टाइम प्रमुख स्वामी साहब कहीं नहीं जाते थे, तो बृहद मुंबई गुजराती समाज की स्थापना में वो एक फंक्शन में आए, उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। उस टाइम हमारा सम्मान भी उन्होंने स्वीकारा और हमारा गिरनार अवार्ड उन्होंने स्वीकार किया ईयर 2000 में। और इस तरह से संस्था बढ़ती गई। गिरनार अवार्ड हर साल पब्लिक को हम देते गए। हेमराज भाई ने गुजरातियों के लिए, कच्छियों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। खास करके महाराष्ट्र में रहते हुए गुजराती के लिए उन्होंने कभी भी कुछ भी हो, कुछ भी समस्या हो, वो हमेशा तैयार है। उन्होंने अपने परिवार को भी संभाल के रखा है। उनको 2 बेटे, पोता, पोती, बेटी, सबको ऐसे संस्कारों का सिंचन किया है कि आप उनके परिवार को मिलो तो भी आप खुश हो जाते हो। श्री शाह ने मुंबई के बुक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और गरीब छात्रों को अभ्यास करने के लिए पुस्तकें वितरित की। प्रतिवर्ष 10वीं एवं 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को शिक्षा मंत्री के हाथों सम्मानित करवाते हैं, जिससे उन छात्रों का हौसला बढ़ता है। एचएससी और एसएससी के स्टूडेंट को मंत्रालय में जाकर वहां उनको शिक्षण मंत्री के हाथ से सम्मानित करना है, चाहे रास गरबा का प्रोग्राम हो या चाहे गुजराती विविध ज्ञातियों को ओबीसी में रिजर्वेशन में दिलाना है उनकी ज्ञाति का। ऐसे विविध अनेक कार्य करके लास्ट में जो गुजरात भवन पूरा 7 माले का खड़ा किया है। मैं राजेश दोषी उनके साथ 40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। उनके द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें महाराष्ट्र बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं। मेरा पुस्तक विक्रेता का धंधा था पहले, आज़ाद हिंद स्टोर करके। तो मैं पुस्तक खरीदने जाता था पब्लिशर, वहाँ मार्केट थी प्रिंसेस स्ट्रीट। प्रिंसेस स्ट्रीट में एक जनरल बुक डिपो करके था, उनकी हिंदी की किताबें आती थी। वो कच्ची लोगों को कुछ भी समझता था, बोलते झोले वाला करता था। मैंने कहा भाई झोले वाला है कि मैं व्यापारी हूँ और व्यापारी की मान्यता देनी चाहिए, मगर वो अपने अहम में था। तो मैंने कर दिया कि मैं झोले वाला एक दिन प्रकाशक बन के तुम्हारे सामने आएगा। और मैं उसकी पुस्तकें बेचनी बंद कर दी और मैंने उसके यहाँ जाना ही छोड़ दिया। दूसरे साल मैंने गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन, रेखा प्रकाशन का नाम रजिस्टर किया और वहाँ वही सिलेबस पे हमारी किताबें, टेक्स्ट बुक सबमिट की लेखक से लिखवा के, और वो टेक्स्ट बुक मैंने मंजूर करवाई और उनकी टेक्स्ट बुक रिजेक्ट करवाई और पूरे महाराष्ट्र में लग गई वो। तो यहाँ पे वो लोग कोर्ट में चले गए कि स्टे लेने के लिए। मैंने जज पकड़ा, एक रिटायर्ड जज हुआ था, उसको बोला कि साहब कोर्ट में केस है, आपको आना पड़ेगा। तो बोले मैं आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा आप केस जीत जाते हो तो आप जो मांगोगे वो दूंगा मैं, मगर अगर आप केस हार गए तो मैं कुछ नहीं दूंगा। उन्होंने शर्त मेरी मंजूर की। तो केस चला, मेरे सामने था सोली सोराब जी अटॉर्नी जनरल जो हुए थे। 8 दिन केस चला, मगर मेरे वकील ने मुझे बोल के रखा था कि आपकी किताब जहाँ लगी होगी, उस टाइम साइक्लोस्टाइल यादी पुस्तकों की यादी निकलती थी, वो यादी कहीं लगी हो तो इसकी कॉपी दो। तो मैं एक केएम स्कूल करके था परेल की, वो स्कूल में मेरी कॉपी लगी थी, वो कॉपी उनको दे दी। कोर्ट में केस चला। 8वें दिन मेरे वकील को बोलने का सवाल आया तो मेरे वकील ने बोला भाई आप स्टे दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी जज था, उसको मालूम था नियम क्या है। तो उन्होंने वो जज को मेरे साइक्लोस्टाइल कॉपी दे दी कि मेरी किताब तो लग गई, आप स्टे कैसे दे सकते हो। तो स्टे नहीं मिला
और मेरी किताब लग गई। मेरे 35,000 का जो मेरा कर्ज आया था, हम लोग भाई अलग हुए थे, वो कर्ज भी चुकवा दिया और 2 पैसा कमा के ठाकुर उतार के मैंने जगह भी ले ली, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर रहने की जगह भी मिल गई, ऑफिस भी मिल गई। तो ऐसे करके मेरी किताबें लग गई, यहाँ चालू हो गई। मगर 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट को क्या मगज में आया तो उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, पुस्तकों को राष्ट्रीयकरण किया। तो पूरी टेक्स्ट बुक वही छापते थे, हर सब्जेक्ट की छपवाने की तय की। इसलिए फिर मेरे को वो धंधा बंद करके नोटबुक में धंधे माना पड़ा। फिर मैंने रेखा बुक शुरू किया, तो रेखा बुक में नोटबुक बनाने लगा और साथ में मैंने एक्सपोर्ट का भी चालू किया, रेखा इंटरनेशनल करके। मेरी ब्रांड में रेखा ब्रांड लगाया, स्वान ब्रांड किया, क्लासिक ब्रांड किया। इसी करके दुबई में मैंने धंधा शुरू किया। तो दुबई में भाड़े पे जगह मिलती थी, तो 11 महीने के लिए मैंने वो भाड़े पे ले लिया और जगह चालू किया और मेरे छोटे बच्चे को वहाँ बैठा दिया और वहाँ दुबई धंधा अपना अच्छा चल पड़ा। तो हमने यहाँ से स्टेशनरी एक्सपोर्ट चालू की और स्टेशनरी बहुत ताज़ा, हमारी कार्बन पेपर तो हमारा स्वान का नाम चलता था वहाँ दुबई में। तो दुबई में बहुत बड़ा धंधा शुरू हुआ। तो मैंने फिर ईरान का चालू किया। तो मैं ईरान गया, ईरान में तस्बीह बेचते थे, वो मोती कांच के होते, जोकोस्लाविया से मंगाते थे, वैसे कांच के मोती हमने बनवाने यहाँ शुरू किए। और यूपी में एक गांव है पुरदिलपुर करके, वहाँ पूरा गांव मेरा मोती बनाता था और हर महीना एक कंटेनर मोती का 12 टन का कंटेनर जाता था यहाँ से। और वो वहाँ पे तस्बीह बना के, जैसे यहाँ गंगा जल देते हैं अपन, वैसे वो तस्बीह देते थे। मैं वो मस्जिद से मासात करके, वो शिया मुस्लिम को लिए बहुत बड़ी मस्जिद मानी जाती है, और सोने के द्वार लगे हुए वहाँ सब, और वहाँ सब गरीब लोग आते थे। मैं भी एक बार अंदर जाने को टाल किया, मुझे वापस भेज दिया। फिर मुझे मेरा कस्टमर ने बोला सर पे रुमाल बांधना, ऐसे जाओ, बिना हिचकी से चले जाओ सीधा, कोई नहीं रुकेगा। मैं निकल गया अंदर। तो अंदर हरम था, हरम के अंदर आप पत्थर, हरम का एक पत्थर बोलते हैं, उसको एक टच करो तो आप हेवन में लगते हो, जैसे आप स्वर्ग में हो। और मुझे भी ऐसा हुआ कि सचमुच लोग आते हैं इसलिए वहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं, तो है कुछ है वहाँ पे, सब कुछ जन्म दिखता है वहाँ पे। तो मैंने भी ये दिखा। तो ऐसा करके करके मेरा ईरान का भी धंधा चालू हो गया। वहाँ पे फिर वॉर शुरू होने की उम्मीद थी वहाँ पे। तो मेरा उस दिन तेहरान टाइम्स में फ़ोटो छपा था। तो मैं वहाँ से निकला तो एयर इंडिया का मैनेजर, मैं दुबई जाने निकला वहाँ से। तो एयर इंडिया के मैनेजर ने मुझे बुलाया, मेरा फ़ोटो देख के बोला यू आर मिस्टर शाह। बोला हाँ। तो बोला आप मेरे केबिन में आए, मेरे को काम है। तो मुझे केबिन में ले गया, बोले कल वॉर शुरू होना, आप बॉम्बे चले जाओ। मेरी टिकट वाया दुबई बॉम्बे थी। फिर मैंने कहा मेरी कंफर्म नहीं है, तो बोले वो मैं कंफर्म करा देता हूँ, मैं मैनेजर बन जाऊँ। और वो 6 महीने तक वॉर चली, मैं उधर रह जाता, 6 महीना रह जाता, तो मुझे फ़ायदा होगा, मैं बम्बई आ गया बस। तो ऐसा भी धंधे में होता है। और उसके बाद कुछ वहाँ धंधा थोड़ा रशिया में डॉलर की फ्लक्चुएशन 250 हुई, 250 टके। तो फ्लक्चुएशन हुई तो धंधे में लोग अपने ईरान में बाहर से आते थे वहाँ रशिया के, वो दुबई से अपने सब सामान ले जाते थे, क्रेडिट पर ले जाते थे। वो पोस्ट देते, चेक देते थे। तो वो चेक रिटर्न हुआ तो आपको जेल में जाना पड़े। तो वो बहुत तकलीफ की बात हुई। तो एक चेक वापस आ गया, एक हमारी कंपनी का, अपना नाम हुआ था मजलान स्टेशनरी मार्ट करके। तो दुबई छोड़ना पड़ा हमको। हम दुबई से बम्बई आ गए और वहाँ से छोटा लड़का अमेरिका चले गया, अमेरिका का वीज़ा था उसका, और वो धंधा बंद करना पड़ा। तो जितना कमाया था ईरान में भी हमारे जितने पैसे बचे थे वहाँ पे, वो सब बड़े व्यापारियों को शूट कर दिया अंदर जेल में लेके। तो वहाँ भी पैसे गए। ऐसा करके जहाँ था वहाँ वापस आ गए हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आके अपना शांति से यहाँ के धंधा चालू, अब्दुल रहमान स्ट्रीट में दुकान लिया और स्टेशनरी का धंधा यहाँ शुरू किया बम्बई में। और वो बिजनेस अभी मेरे बच्चे लोग संभालते हैं, तो नोटबुक की फैक्ट्री और ये बच्चे लोग। ऐसा करके मेरा व्यावसायिक धंधा भी ऐसा शुरू हुआ। हेमराज शाह चारित्रिक गुणों के स्वामी हैं। अपने नेक स्वभाव, कार्यात्मक दृष्टि और शिष्टाचार के कारण वे तटस्थ निर्णय लेते हैं। इस प्रकार वे हमेशा खुश दिखाई देते हैं। नियमितता, कर्तव्यपरायणता, कर्मठता, संयम, सहयोग की भावना, सेवा भाव और परोपकार जैसे विभिन्न गुण आज की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं।
मेरे दादाजी थोड़े अभी नए ज़माने के साथ चलते हैं, वो पुराने ज़माने के थॉट्स नहीं हैं उनके, तो वो बात बहुत अच्छी लगती है और वो डिफरेंट है क्योंकि वो सब टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं, क्यूरियस है, तो उनसे वो क्यूरियोसिटी भी आती है। और उनका वो जो डिसिप्लिन है, जो पंक्चुअलिटी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज लाइक वैल्यूइंग किसी का टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ। जब मैं इंडिया और यूएसए के बीच में कहाँ रहना चाहिए, कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए डिसाइड कर रहा था, तभी उन्होंने मुझे समझाया कि कोई डिसीजन अपने हैप्पीनेस और अपने गट फीलिंग के साथ लो और उसके बाद वो डिसीजन को सही साबित करो, और अगर डिसीजन गलत भी निकले तो वापस स्ट्रैटेजी बदल के पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ते रहो। नाना, आप हमारे लिए एक सच्ची मिसाल और प्रेरणा बने हैं। आपने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है, अच्छाई, सकारात्मकता फैलाई है। वे सिर्फ हमारे नाना जी नहीं है, बल्कि वे एक प्रेरणा है, एक ऐसी रोशनी जिसने पूरी दुनिया में गुजराती समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनके जीवन सेवा संपन्न और संघर्ष की मिसाल रहा है। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी गुजराती समुदाय का संगठित करने का, सशक्त करने का और गौरव करने का कार्य किया है। जीवन में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव उन्होंने बहुत देखे हैं। वर्क हार्ड, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, और उनकी ये सलाह हम हमेशा फॉलो करते हैं। विश्व मानवी हेमराज शाह कच्छी, गुजराती और मराठी भाषा के संरक्षक है। बेशक हेमराज शाह की कलम ने विदेश तक का सफर भी तय किया है। हेमराज शाह को कवि नर्मद का जन्मदिन 24 अगस्त पूरे विश्व में विश्व गुजराती मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का श्रेय दिया जाता है। शिक्षा में मातृभाषा का महत्व, गुजराती भाषा का भविष्य, किस प्रकार विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाए, ऐसे विषयों पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित करके पुस्तकों का संपादन किया है। निबंध स्पर्धा के लिए हमने बहुत सोचने के बाद 2006 में निबंध स्पर्धा शुरू की, जिससे पूरे इंडिया के जो गुजराती है अपनी भाषा कायम रहे, उसके लिए निबंध स्पर्धा का हमने आयोजन किया और उसमें 50,000 रुपये के प्राइज रखे। और 2006 से शुरू किया और करंट सब्जेक्ट पे लेते थे, जैसे कि पानी का प्रॉब्लम है तो पानी बचाव का है, फिर युवती को लग्न का प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में था, जल साक्षरता था, मातृ पितृ वंदना सी, कच्छ में जो भूकंप हुआ उसके बाद क्या हुआ आगे पीछे वो हुआ, गुजराती भाषा का भविष्य हुआ। साथ में मैंने मराठी भाषा का भी निबंध स्पर्धा की, कुल 37 निबंध स्पर्धाएं मैंने की। ऐसी स्पर्धाओं में करीब 36 स्पर्धाएं जो कि हो चुकी है, उसमें रुपये 50,000 तक की राशि का नगद इनाम वितरित किया गया है। इतना ही नहीं, हर विजेता कृति को सुचारू रूप से एक पुस्तक के रूप में संपादित करके सारे विजेताओं को ये पुस्तक बिना मूल्य दिए भी गए हैं। मुझे ऐसी आशा है कि ये निबंध है वो एक सामाजिक संस्कृति का उत्थान है और वो संदर्भ में सभी को पठन का भी मौका मिलता है। पठन करने के बाद सभी लोग अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं और समाज में ये सोच बढ़ने से समाज का भी विकास होता है या व्यक्ति का भी अलग तरह से विकास होता है। उन्होंने 26 फरवरी को कवि दुलेराय काराणी के जन्मदिन पर विश्व कच्छी भाषा दिवस की भी शुरुआत की है। उनका लक्ष्य विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के गुजराती समाज को सक्रिय, एकजुट और मजबूत रखना है। दुलेराय काराणी जी हमारे कच्छी साहित्यिक से मेघाणी बोलते हैं उनको, उनका बर्थडे था तो उनका बर्थडे भी हमने यहाँ मनाया था और उसमें घनश्याम भाई ओझा गुजरात के मिनिस्टर थे उस टाइम के, वो आए थे और कच्छ की महारानी यहाँ पधारी थी, वो आई थी, और यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर नामजोशी थे, वो आए थे। तो रंग भवन पहले हॉल था बड़ा यहाँ पे, अभी बंद हो गया, वो रंग भवन में वो प्रोग्राम रखा था हमने और कच्छ के साहित्यिक लोग वहाँ उसमें आज जमा हुए थे और काराणी साहब का हमने, उसके बाद काराणी साहब का हमने ये प्राइज़ भी रखा कच्छ मित्र सौराष्ट्र ट्रस्ट के साथ मिलके। हर साल उसका 35,000 रुपये का मेरे नाम से प्राइज़ देते हैं
वो और विश्व कच्छी भाषा दिवस भी मनाते हैं काराणी जी के बर्थडे के दिन। इसके पहले काका कालालकर का बर्थडे मनाया मैंने, यहाँ 75th बर्थडे था। उमा शंकर जोशी जी आए थे और यहाँ के मधुरीबेन शाह था एजुकेशन ऑफिसर, वो चेयरमैन थी। तो बिरला मातुश्री में ये प्रोग्राम रखा था और सब साहित्यिक आए थे। कमलेश्वर जी मेरे दोस्त थे, टीवी के स्टेशन डायरेक्टर थे यहाँ पे, तो उनको कच्छ जाना था तो उनके लिए यहाँ ट्रेन में मैंने व्यवस्था कर दी। मैं भी साथ में गया और वहाँ कच्छ के अंदर 2 बसेस करके उनको पूरा कच्छ घुमाया। कच्छ का रेगिस्तान उनको बहुत पसंद आया और रेगिस्तान में सब साहित्यिक दौड़ने लगे थे। और उनके बाद उन्होंने सारिका के 2 अंक निकाले। वो पहले इंसिडेंट था कि जो सारिका में कच्छी साहित्य के 2 अंक निकले। उन्होंने मुंबई के पॉश एरिया ओशिवारा में गुजराती समाज भवन का निर्माण करवाया, जो समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। 7 मंजिला ये भवन विभिन्न कार्यों से ऊर्जित है। सब स्टेट में है गुजराती समाज भवन, तो महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। तो मुंबई में गुजराती समाज भवन की स्थापना के लिए काम किया। तो किसी ने कहा कि पॉलिटिक्स में जाओ तो पॉलिटिक्स में आपको सपोर्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं से प्लॉट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद मुझे माड़ा का मेंबर बनवाया गया और माड़ा में मुझे पता लगा कि यहाँ पे जगह है। तो ऐसे 2 प्लॉट मिले यहाँ पे। तो एक प्लॉट मैंने हमारी समाज के वागड़ समाज को दिया और एक प्लॉट गुजराती समाज के लिया। तो पहला ये गुजराती समाज भवन है बम्बई का। 1985 में महाराष्ट्र गुजराती समाज महामंडल की स्थापना करवाई, जिसमें पूना, नागपुर, सांगली, सातारा, सोलापुर सब जगह के जो प्रेसिडेंट थे वो उसके मेंबर बने। और ऐसी एक संस्था हमने चालू की, वो भी अभी संस्था भी चल रही है। हेमराज भाई ने ये जो नवनीत गुजराती भवन बनाया है, उसमें 3rd फ्लोर के ऊपर हमारे ये वागड़ विसा ओसवाल चौबीसी महाजन की तरफ से एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाई गई है, जिस लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं और उनको यहाँ पर वाईफाई और सभी सुविधाएं मिलती है। उसके साथ में हमारे यहाँ विद्यार्थी भवन भी है, जिसके अंदर विद्यार्थी रह भी सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर सुविधा की गई है। गुजराती समाज भवन में रहने की 34 रूम है, सब एसी रूम है, टीवी है, एसी है, सब है। और 7वें मंजिल पे हॉल है, पहले मंजिल पे जिम्नेशियम है और बेसमेंट में खाने की व्यवस्था है। 2nd फ्लोर पे लाइब्रेरी है, जिसमें बच्चे लोग रहते भी है, बाहर से पढ़ने को आते हैं, उसके रहने की व्यवस्था की है। नीचे 3 दुकानें निकाली है, वो दुकान के भाड़े से ये गुजरात भवन अपना चलता है। हेमराज शाह संग्रहालय यहाँ 5वें मंजिल पर शुरू हुआ है। मेरे संस्था ने मेरी कदर की और मेरे नाम से स्मृति संग्रहालय बनवाया और वो कायमी है, जिसमें मेरी किताबें हैं, मेरे एडिटेड बुक्स है, मेरे अवार्ड्स है और मेरी प्रोग्राम की जो क्लिप्स है वो टीवी रखा है यहाँ पर, टीवी पर देख सकते हैं और विजिटर्स देख सकते हैं। सब मेरी किताबें, टेक्स्ट बुक भी है, मेरी लिखी हुई किताबें भी है, मेरा सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ एक जगह पर देखने को मिलेगा लोगों को। व्यक्ति मात्र ने कोई भवन खड़ा किया हो कोई समाज के लिए, ये शायद ही और एक कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल सकता है हमें। 90 के आसपास की इनकी उम्र में अभी भी जो उनकी काम करने की क्षमता, उनकी अभी भी जो है इच्छाएं, ये देखते हुए बहुत ही हमें प्रसन्नता होती है। सबसे ज्यादा जो पसंदीदा बात वो ये है कि आप निस्वार्थ भाव से जो सबकी सेवा करते हैं, वो वाकई में आज के ज़माने में बहुत ही प्रेरणादायक है। तो मैं समझता हूँ कि आप वाकई में बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन है और आप जो समाज सेवा का काम करते आए हैं इतने सालों से, और आपकी ये एज में भी मतलब आप थकते नहीं है और अविरत अच्छा काम करते ही जा रहे हैं। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे और समाज सेवा करते रहें। हेमराज शाह की पुस्तकों में आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दे, संरक्षण, पर्यावरण, पत्रकारिता, भाषा, साहित्य और संस्कृति पर लेख शामिल हैं। रेखा प्रकाशन के संपादक बनने के बाद उन्होंने कई विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसमें गुजराती, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की किताबें शामिल हैं। वे एक सिद्ध हस्त लेखक और संपादक हैं। मुंबई समाचार ने 15 साल मुझे बुलाया। उसके बाद पिंकी बेन दलाल करके एक एडिटर आई वहाँ नई, तो उन्होंने कहा कि आप खाली कच्छ पे क्यों लिखते हो, आप गुजराती में भी लिखो।
तो उनके बाद मेरी कॉलम उन्होंने स्टार्ट की, विमर्श कॉलम। तो विमर्श कॉलम में 9 पुस्तकें छपी, मैंने 1000 कॉलम लिखी अलग अलग सब्जेक्ट पे। और उस टाइम की और जितनी कॉलम होती थी तो हर साल एक पुस्तक छपता था। तो ऐसे करके मेरी 9 किताबें हुई। और साथ में मैंने जीवनी भी लिखी, बायोडाटा सब लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स की, जिसमें इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, ऐसे सब बड़े बड़े लीडर्स की हमने पुस्तकें लिखी। ऐसे करके 19 किताबें मेरी हो गई उस टाइम। 19 किताबें वो हो गई और 36 ये एडिटेड बुक्स हो गई और मेरे पे और बुक लिखी। ऐसे करके आज 76 बुक हो गई। मेरी आत्मकथा भी आ गई अभी नई बाज़ार में, जिसका इनॉग्रेशन मेरा 85th बर्थडे को मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए थे, उन्होंने किया। तो ऐसे करके साहित्य का मेरी प्रवृत्ति चलती रही। हेमराज शाह ने गुजरात राज्य के समकक्ष महाराष्ट्र में रहने वाले गुजरातियों की विभिन्न जातियों को आरक्षण का लाभ दिलवाया है। उन्होंने 1985 में बृहद गुजराती समाज की स्थापना की। संघर्ष के बावजूद उन्हें जो समाज को दिया है वो बहुत आदरणीय है और मेरे हिसाब से एक तरह से सबके लिए मिसाल है। तो हेमराज भाई को और उनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। पॉलिटिक्स के साथ साथ उन्होंने आर्टिस्टों को और कला क्षेत्र की ओर बहुत अच्छा ध्यान दिया है और बृहद मुंबई गुजराती समाज की जो स्थापना की है, तो मैं उनकी वाकई सच्चे दिल से कद्र करती हूँ। एंड आई एम विश हिम गुड लक बिकॉज ही इज डूइंग ग्रेट वर्क। फिर 2010 में महाराष्ट्र गुजराती समाज महामंडल की स्थापना की। वर्तमान में वे गुजराती समाज के अध्यक्ष और विश्व गुजराती समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। मुंबई में गुजराती समाज भवन बनाने में हेमराज शाह एवं अन्य ट्रस्टियों का योगदान रहा। हेमराज भाई का व्यक्तिमत्व खाली गुजराती समाज या गुजराती भाषा बोलने तक सीमित रहा नहीं। वो मुंबई में अलग अलग राज्यों से आए हुए जितने भाषिक हैं सभी के साथ एक तरह का नाता जोड़ने का काम कई सालों से हेमराज भाई करते हैं और इसलिए हेमराज जी के बारे में हर वर्ग के लोगों के मन में एक आस्था की भावना है। वो एक अच्छे पत्रकार है, अच्छे लेखक है और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। कई समस्या आ गई तो ये समस्या के हल करने के लिए हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है। ये भावना उनके मन में हमेशा आती है और इसमें लगाव से समझ लेने के लिए उनकी तैयारी रहती है। आषाढ़ी दूज यानी कच्छी नववर्ष के दिन विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। ये समारोह उनके अखबार कच्छ शक्ति द्वारा मनाया जाता है। महाराष्ट्र की सिद्धहस्त प्रतिभाओं को प्रतिवर्ष गौरव पुरस्कार से सम्मानित कर वे कर्म भूमि का ऋण चुका रहे हैं। बृहद गुजराती समाज गिरनार जो अवार्ड दे रहे हैं, करीबन 40 साल से दे रही है। वो भी एक घटना है। इतना बड़ा लंबा टाइम तक इंडिया में एटलीस्ट गुजराती में के मराठी में कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो इतने साल से दिया जाता है। हेमराज भाई खुद युवावस्था में एक कलाकार रहे, उसी कला को वे आज दूसरे सभी कलाकारों को, साहित्यकारों को, संगीतकारों के हित में कार्य कर रहे हैं। दृढ़ संकल्प, दीर्घ दृष्टि एवं सात्विकता जैसे गुणों से संपन्न श्री हेमराज भाई बृहद मुंबई गुजराती समाज के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा आयोजित श्री कच्छ शक्ति नेशनल अवार्ड कच्छ डिस्ट्रिक्ट के विविध क्षेत्रों में निपुण कलावंतों के लिए एक विकासात्मक उत्कर्ष साबित हुआ है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी साहित्य एकेडमी में उनके साथ बहुत काम किया, सो उनकी फलश्रुति मुझे भी महाराष्ट्र गौरव अवार्ड प्राप्त हुआ। इस बार गुजराती गिरनार अवार्ड जो हुए थे उसमें गुजराती गिरनार नाट्य रत्न अवार्ड मुझे दिया गया। उस वक्त मैं पहली बार हेमराज भाई से मिली। मैं जैसे ही एंटर हुई, हेमराज भाई वहीं पे बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, आ गई, चाय नाश्ता किया? ओह माय गॉड, कोई इतने बड़े स्ट्रेचर का आदमी, मतलब पूरे गुजराती समाज को जो एक साथ बांध के रखता है, वो आदमी
आदमी इतना हम्बल, इतना मतलब डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है। तब मुझे पता चल गया कि सच में लिविंग लेजेंड्स कैसे होते हैं। हेमराज शाह एक प्रतिभाशाली, एक्रेडिटेड एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कच्छ शक्ति डेली की शुरुआत वर्ष 1977 में की थी। केवल 36 साल की उम्र में अखबार के संपादक होने के नाते वर्ल्ड बुक ऑफ इंडिया में उनका नाम रिकॉर्ड हुआ। अब वे कच्छ शक्ति की वार्षिक अंक के संपादक भी हैं। उन्होंने 17 वर्षों तक दैनिक मुंबई समाचार में लेखन किया है। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मेरा पत्र था कच्छ शक्ति डेली पेपर मैंने निकाला था 1977 में। तो 20 पैसे प्राइस रखी थी और 8 पेज देता था फुल पेज, और बहुत अच्छा चला। 10,000 सर्कुलेशन शुरू हुआ तो 12,000 तक पहुंचा, पर आगे बढ़ा नहीं, तो 2 महीने के बाद बंद करना पड़ा। मगर वो डेली पेपर चलना, तो उसके बाद वो पेपर छपता था जन्मभूमि भवन में। तो जन्मभूमि वालों ने मुझे बुलाया कि आपका पेपर तो बंद हो गया, तो आप अभी कॉलम शुरू करो। तो मैंने वहाँ कच्छ की कॉलम शुरू की, बृहद कच्छ कॉलम 15 साल चली। श्री हेमराज शाह जन सेवा की भावना से राजनीति में हैं। राजनीति में अग्रणी होने के नाते वे सभी गुजरातियों को हमेशा राजनीति में रहने की सीख देते हैं। महाराष्ट्र गुजराती साहित्य अकादमी की स्थापना करने और उसके लिए सरकार से अच्छी मात्रा में धन प्राप्त करने में वे सफल रहे। उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी में महासचिव का पद भी संभाला है। शिवसेना में उन्होंने प्रवक्ता और राष्ट्रीय संगठक के पद पर कार्य किया है। जैनों में सन्यासी होते हैं और उसमें से बहुत कम सन्यासी शतावधानी होते हैं। शतावधानी मतलब जिसको 100 बात याद रहती हो और वो 100 काम करते हो। हमारा हेमराज भाई संसारी होते हुए एक साथ 100 काम करते हैं। ये उनकी संगठन शक्ति है। हेमराज भाई की काफ़ी ऐसे तो कार्य पद्धति हमें पसंद है, लेकिन खास मैं कहूँ कि जब उनके साथ में मैं ऐसे प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ, तो उनकी जो एक डिसिप्लिन है, उनका टाइम मैनेजमेंट है, बड़ा अद्भुत है। क्योंकि वो परफेक्ट जिस समय मीटिंग शुरू होनी चाहिए उस समय शुरू होनी चाहिए, उसके आग्रह करते हैं। और जब ये मीटिंग ख़त्म करनी है, समझो 5 वाली मीटिंग 7 बजे ख़त्म करनी है, तो वो 7 बजे कोई भी हालत में ख़त्म करना ही चाहिए, वो उनका आग्रह रहता है। उसके साथ साथ वो काम में इतने मतलब परफेक्ट है कि दूसरे दिन वो मीटिंग की मिनट्स भी बन जाती है। यादगार पलों में राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जब उन्होंने मेरी किताब का प्रकाशन करने को कहा, और यहाँ के मिनिस्टर को जब मैंने कहा तो कोई मानने को तैयार नहीं। उस टाइम टेलीप्रिंटर से आता था, वो मैसेज मंगवा दिया मैंने, अहलू वाले साहब ने भेजा था वो। तो मैंने साहब को बताया, तो रामराव अधिक साहब मानने को तैयार नहीं। बाद में बोले ठीक है तो मैं भी साथ में चलूँगा बोले। वो भी साथ में चले। वो दिल्ली गए, जिस दिन प्रकाशन हुआ उस दिन उन्होंने सबको बोला सब एक बाजू रहेगा, खाली हेमराज शाह और मैं उनके साथ रहूँगा, फ़ोटो में वही आएगा खाली, बाकी सब कोई मिनिस्टर नहीं आएंगे। अब्दुल कलाम साहब यहाँ आए थे उस दिन। प्रोग्राम में एक ढोल बजाने वाला था, मेरा जो स्वागत कर रहा था वो ढोल बजा रहा था। ढोल के अंदर कुछ गोल गोल घूम रहा था, फिर रहा था। तो उनको ताज्जुब लगा कि ये तो कुछ अजीब सी चीज़ घूम रही है अंदर। और वो बोला ढोल मेरे को दिल्ली पहुंचा दो तो अच्छा रहेगा, मेरे को बहुत पसंद आया ये। तो वही मैंने बाद में 8 दिन के बाद उनको वो दिल्ली भेज दिया था। वैसे ही एक कल्याण जी आनंद जी भाई के फंक्शन के बारे में मैंने उनको बात की कि आप मेरे प्रोग्राम में आओ। उनको सरस्वती चंद्र में अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का। वो बोले तेरा काम नहीं है, इसमें तो बड़ा आदमी चाहिए, चीफ मिनिस्टर चाहिए, ऐसे लोग आना चाहिए। मैं बोला मैं लेके आता हूँ। तो बोले मेरे को लेटर लेके आओ। तो मैं वीपी नाइक साहब के पास गया, यहाँ का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुझे लेटर दिया। मैंने कहा साहब आप आओगे? तो बोले हाँ। बोला मैंने बोला साहब लेटर भी दे दो तो अच्छा रहेगा। तो पीए को बोल के लेटर दिया। तो मैंने कल्याण जी भाई को वो दिखाया कि लेटर, तो फिर उसने एक्सेप्ट किया मेरा प्रोग्राम। तो मैंने सामने शर्त रखी कि आप लता मंगेशकर को लेके आओ। तो वो मेरे साथ उनके घर के सामने ही रहते हैं। तो लता जी के घर गए हम लोग, लता जी को मनाया और बात किया। और उस टाइम कल्याण जी भाई के संबंध अच्छे थे। तो फिर लता जी भी आए उसे,
और लता जी तो आई, आशा भोसले भी आई, और उस दिन दिलीप कुमार फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के आए, और आशा भोसले जी ने गीत भी गाए। तो इस तरह से हमारे संबंध अलग अलग तरह लोगों से अलग अलग बने रहे। रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, उस टाइम की बात है। तो वो और मैं पृथ्वीराज साहब के घर के, पृथ्वीराज कपूर के, वो दोनों राज्यसभा के सभ्य थे और दोनों एक दूसरे के आदर करते थे। तो उनके घर पे गए तो दिनकर जी पाट पे बैठाया और खुद नीचे ज़मीन पे बैठ गए। तो मैंने दिनकर जी को कहा, दिनकर जी ये क्या? तो बोले ये प्रोटोकॉल है, तो वो हमको गुरु मानते हैं, तो वो हमको व्यासपीठ पे बैठाते हैं और नीचे बैठते हैं हमारे साथ। आखिर तक वो नीचे ही बैठे रहे, जब तक वो गए नहीं वहाँ से, तब तक ज़मीन पे ही बैठे रहे। और उसके बाद इतने उस टाइम की प्रथा देख के हमें भी ताजुब हुआ कि गुरु का कितना सम्मान किया जाता है। मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर होने के बाद की बात है कि जब हम उनको कभी कभी कंटाल आता तो हमें फ़ोन आता था। उस टाइम डबला फ़ोन था, वो फ़ोन पे फ़ोन आता था कि हेमराज भाई आओ मिलने, तो हम मिलने चले जाते थे। मरीन लाइट्स और चर्च गेट के बीच में उनका घर था। तो उस टाइम वो जाते थे तो कहते थे कभी भी कुछ भी करो तो अच्छा करो और नियम से हिसाब से करो, नियम के विरुद्ध मत करो कोई भी काम। लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे, बम्बई आते थे तो डॉक्टर कैलाश के घर रहते थे, मंत्रालय के सामने बंगलों में। वो कभी 5 स्टार होटल में नहीं रहते थे। वॉर का टाइम आया तो उस टाइम आए थे बम्बई। उस टाइम दिनकर जी भी आए थे बम्बई। दिनकर जी और मैं इनको मिलने गए तो हमको बैठाया, और वो उसकी हाइट छोटी थी, उनका PS था श्रीवास्तव, उसकी हाइट बहुत बड़ी थी लंबे से। तो मैं हंसता था, तो बोले तो हंसता क्यों है? उनके कुदरत ने उनको बड़ा बनाया, मेरे को छोटा बनाया, मगर मैं भी बड़ा हूँ, पोस्ट से तो बड़ा हूँ। इनने हंसी मजाक बहुत करते थे मेरे साथ। और दिनकर जी ने उनको कविता सुनाई कि वॉर, उस दिन वॉर चालू करने का टेलीफोन पे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर को ऑर्डर दिया था उसने कि वॉर पाकिस्तान के अंदर अटैक करो। और मेरे सामने की बात है, ये पाकिस्तान अटैक का वॉर का शुरुआत उन्होंने जब कही फ़ोन पे बताया था, और दिनकर जी की कविता सुन के कहा था, वो मेरे लिए ताजुब की बात थी। और प्रणब मुखर्जी को मिलने हम लोग गए थे, मेरे साथ DP त्रिपाठी राज्यसभा के सभ्य थे। तो उनको मैंने मेरी किताब दी, तो बोले ये किताब में तेरे इतने फ़ोटो कहाँ से आ गए? मैंने कहा साहब ये मैं एक्टिविटीज़ करता हूँ तो मेरे फ़ोटो छपते हैं, तो मेरे फ़ोटो आ गए। तो मेरे प्रवृत्ति देख के राजी हुए, बोले एक समाज के लिए तो इतना काम करता है तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हम भी इतना काम नहीं कर पाए बंगाली में। पाड़ा साहब ठाकरे जब बृहद मुंबई गुजराती समाज की मैंने स्थापना की तो उन्होंने कहा कि मुझे गुजराती समाज को मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप फंक्शन आए। तो इंडियन मर्चेंट चैम्बर में मैंने फंक्शन रखा था। उस टाइम वो आए और बोले गुजराती और मराठी मौसी का भाई है हम तुम्हारे, और गुजराती और मराठी अगर एक हो जाए तो सब कुछ दुनिया में कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर मेरे से बोला, मगर उस टाइम मैंने राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन की थी, इसलिए मैं उनके साथ शिवसेना में नहीं ज्वाइन किया। और उसके बाद उद्धव ठाकरे साहब वो मेरे 75वीं सालगिरह में मेरे फंक्शन में चीफ गेस्ट करके आए। तो मैंने कहा भाई आपकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। तो बोले कोई वांधा नहीं, पार्टी अलग है तो क्या है, व्यक्तित्व तो एक है, तुम और मैं एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। वो जजेस स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट थे। उसके बाद मैंने उनकी ये स्पीच सुन के मैंने भी शिवसेना ज्वाइन कर ली। लास्ट टाइम मैंने कच्छ में अकाल का परिस्थिति आई जब कल्याण जाना जी नाइट भुज में जुबिली ग्राउंड में की। किशोर कुमार की वो लास्ट नाइट थी। किशोर कुमार को एंट्री पब्लिक में से देनी थी, ऊँट के ऊपर आना था, और पब्लिक इतनी बड़ी थी तो कल्याण जी भाई ने समझाया, नहीं समझे, मेरे को बोले हेमराज मेरे से समझते नहीं है। तो मेरे को बोला आप समझाओ। तो मैं उनको बाहर ले गया, पब्लिक दिखाई, मैं बोला ऊँट भड़केगा तो आपको उठा कर फेंक देगा बाहर। उन्होंने बाद में आके स्टेज में ही प्रोग्राम दिया, सबसे बड़ी नाइट थी वो। कवि दिनकर जी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उनको। यहाँ बम्बई में एक फंक्शन रखा हमने। दिनकर जी जब बम्बई आते थे तो मेरे साथ बैठते थे और मेरे ऑफिस में भी आते थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मान्य किया, और उसमें चेयर में प्रिसाइड करने के लिए बाबू जगजीवन राम आए। वो उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर थे, मगर वो साहित्य पे 1 घंटा बोले। हर भाषा के टॉपमोस्ट जो लीडर्स है स्पीच के लिए 10-10 मिनट सबको दी थी। सबसे अच्छा दिनकर जी से भी अच्छा जब बाबू जगजीवन राम बोले। और बाबू जगजीवन राम का रात को मुझे फ़ोन आया 12 बजे कि मुझे ये मैं जो बोला वो अच्छा बोला, ऐसा लोग बोलते हैं तो मुझे कैसेट भेजो। तो यहाँ पे गिजूभाई व्यास से स्टेशन डायरेक्टर थे, तो उन्होंने ये रिकॉर्डिंग किया था। तो उन्होंने मेरे को रात को कैसेट दी, मैंने सुबह की फ़्लाइट में उनको भेज दिया। वो बहुत खुश हो गए।
हेमराज शाह को सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 में कनाडा की ब्रैम्पटन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की पदवी दी गई है। ये पदवी शांति, सद्भाव, मानवाधिकार, मानवता और सामाजिक सेवाओं के लिए उन्हें मिली आजीवन उपलब्धि है। उनकी उपलब्धियां मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। वे 30 से भी ज्यादा बार विभिन्न वर्ल्ड बुक में स्थान हासिल कर चुके हैं। ये बात अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा ढेरों नामी अवार्ड उनके खाते में दर्ज हैं। सबसे लोकप्रिय सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी हेमराज भाई का सम्मान हुआ है। अभी वो जितना सामाजिक कार्य में आप देखते हैं कि कितना कार्यरत है, उतना ही वो फैमिली के लिए भी समय निकालते हैं और वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम कि आज जो इनका सपना था गुजरात भवन का वो भी पूरा हो गया और उनका इतना सालों का 40-45 साल से समाज कारण पॉलिटिक्स में भी इतने ही एक्टिव थे, इतनी पहचान, इतना, मगर कभी भी गलत फ़ायदा आज तक किसी का उठाया नहीं। पॉलिटिक्स में रह के भी वो कितना फ़ायदा उठा सकते थे, मगर उन्होंने समाज के लिए ही वो संबंध वापरे सब। सो वी आर प्राउड ऑफ हिम। मैं भी अभी दादी बनने वाली हूँ, तो वो परदादा बनेंगे, तो ऐसे नहीं लगते कि वो परदादा बनेंगे, हम लोग बड़े हो गए ऐसे लगता है वो। और जो उनकी खुशी देखी गई वो बहुत बढ़िया थी। जीवन के 90वें दशक में भी हेमराज भाई पूर्ण जोश, स्फूर्ति एवं उत्साह के साथ अपने कार्य में मगन रहते हैं। हाय हेमराज भाई, गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ लक, हेल्थ, हैप्पीनेस। हमेशा खुश रहो आप। कीप द गुड वर्क गोइंग, यू इंस्पायर मिलियंस। जिस तरह आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिंदगी भर आप ऐसे ही काम करते रहे। भगवान आपको लंबी उम्र दे। 9वें दशक में हेमराज भाई आ गए हैं, लेकिन उसको आप ओल्ड मैन नहीं कह सकते, आउटडेटेड ओल्ड मैन नहीं कह सकते हैं। उनकी विचारधारा ऐसी है कि उसको अपडेटेड यंग मैन कहना पड़ेगा। मारू करके एक है, हमारे कच्ची भाई है, वो मेरे पे नाटक लिख रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि वो नाटक भी मैं देख के जाऊं, क्योंकि जो कुछ मैंने किया है वो मुझे देखना चाहिए और मेरे हाजिरी में जो अच्छा काम हो तो मुझे देख के मेरे को संतोष होगा और ऊपर भी मेरे को आनंद होगा। यही मेरी इच्छा है।